नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन के मंच से मैं डॉक्टर सुमन श्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, जैसा कि इस चैनल का उद्देश्य है कि आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक सभी यूनिट्स की सामग्री एक स्थान पर उपलब्ध कराना, तो इसी क्रम में आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी यूनिट 6 उपन्यास की, जिसमें सबसे पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको मैं अंडरलाइन कर दूंगी, उनको आप एक स्थान पर नोट कर लीजिए। देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी का उपन्यास है। इसके रचयिता पंडित गौरी दत्त हैं। प्रकाशन वर्ष 1870 है। गौरी दत्त की देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी का पहला उपन्यास है। इसको मानने वाले हैं डॉक्टर गोपाल राय, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और आगे देखते हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। और कौन कौन सी चीज़ें इसमें वर्णित हैं। तत्कालीन समाज का पूरा ध्यान बाल विवाह, विवाह की फिजूल खर्ची, स्त्रियों की आभूषण प्रियता, बंटवारा, वृद्धों और बहुओं की समस्याएं, स्त्री शिक्षा, अपनी अनगढ़ ईमानदारी में उपन्यास कहीं भी नहीं चूकता। यानी ये सारे इसके वर्ण विषय हैं, इनको आप भूलेंगे नहीं क्योंकि इनमें से आपका प्रश्न बनता है। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इस उपन्यास का नायक अगर पूछ लिया जाए तो सर्वसुख है। मेरठ शहर का रहने वाला है। अग्रवाल बनिया है। इनकी 2 लड़कियां तथा 2 लड़के हैं। दोनों लड़कियों में से जो बड़ी लड़की है वो पढ़ी लिखी नहीं है, किंतु छोटी लड़की है वो नागरी और चिट्ठी पत्री पढ़ना लिखना जानती है, ठीक है। और क्या देखेंगे, छोटे लड़के को मदरसा में अंग्रेजी पढ़ने के लिए भेजते हैं और बड़े लड़के को रोज़गार में लगा दिया, ठीक है, यानी अपनी दुकान पर उसको लगा दिया था। और फिर उसको छोटे लड़के को रेल विभाग में 60 रुपये महीना की नौकरी मिल जाती है। बड़े लड़के की बहू है वो अनपढ़ है, जिसका नाम ज्ञानो है, ठीक है, यहाँ नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं आपको बता दूँ। किंतु छोटे लड़के की जो बहू है वो पढ़ी लिखी है, उसका नाम आनंदी है। और उसकी जो पिता है आनंदी के, वो तहसीलदार हैं और इसलिए उसकी बेटी को भी नागरी और अंग्रेजी पढ़ना आता है। और आगरा कॉलेज में पढ़कर वकालत की परीक्षा पास करने के लिए वो उन्हें, उस आनंदी को अपने ताऊ के पास आगरा भेजता है, ठीक है। और छोटा लड़का सर्वसुख का जो छोटा लड़का था वो अपने लड़के, सर्वसुख का छोटा लड़का यानी जो छोटे था, वो अपने लड़के को कॉलेज भेजकर, रुड़की कॉलेज भेजकर इंजीनियर बनाना चाहता है, क्योंकि वो खुद भी पढ़ा लिखा है छोटी लाल, और उसकी जो पत्नी आनंदी है वो भी पढ़ी लिखी है। इस कारण से वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी आनंदी उसको वकील बनाना चाहती है, ठीक है। क्योंकि वकील है वो हज़ारों रुपए महीने की आमदनी कमाता है, किसी का नौकर नहीं होता है, ठीक है। और तत्कालीन समाज में शिक्षा को महत्व दिया गया है। मदरसे में अंग्रेजी पढ़ाने का चलन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। क्यों, कारण क्या था इसका? क्योंकि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को नौकरी आसानी से मिल जाती थी। और इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 150 साल पूर्व संक्रमणकालीन जो भारत था उसकी संस्कृति को जानने के लिए देवरानी जेठानी की कहानी इस उपन्यास से बेहतर कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता, ठीक है। इस उपन्यास के पात्रों के बारे में जान लें। सर्वसुख मेरठ का अग्रवाल बनिया है, जो कि इस उपन्यास का नायक भी है। मुंशी टिकत नारायण और हर सहाय काबली ये शहर के अमीर लोग हैं, ठीक है, इनको याद रखेंगे। मुंशी टिकत नारायण और हर सहाय काबली। सर्वसुख की संतानें हैं वो, बड़ी बेटी का नाम पार्वती है, छोटी बेटी का नाम सुखदेई है, बड़े बेटे का नाम दौलत राम है और छोटे बेटे का नाम छोटे छोटे पुकारने के कारण छोटे पड़ गया। दौलत राम की पत्नी का नाम ज्ञानो है, यानी उनका जो बड़ा बेटा था उसका नाम दौलत राम है और इनकी पत्नी है वो ज्ञानो है। और छोटे बेटे की पत्नी का नाम
यानी कि जो छोटे है उसका नाम, जो पत्नी है उसका नाम आनंदी था। अब हम देवरानी जेठानी की कहानी की समीक्षा देख लेते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी एक उपन्यास है पंडित गौरी दत्त के द्वारा। ये हम चर्चा कर चुके हैं 1870 में। ये याद रखिए आप, मेरठ के एक लिथो प्रेस छापाखाना GI में प्रकाशित हुआ। 500 प्रतियां इसकी प्रकाशित हुई। मूल्य केवल 12 आने था। ये छोटी छोटी बातें भी पूछ ली जाती हैं। छोटे आकार की थी। ये 35 पृष्ठ थे इसके, और इसकी प्रति अभी भी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में सुरक्षित है। ठीक है, आगे देखते हैं। और पंडित गौरी दत्त के बारे में भी देख लें। इनका जन्म पंजाब के लुधियाना में 1836 ईस्वी में और निधन है 1906 ईस्वी में। गौरी दत्त शुक्ल ने मेरठ के नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भी की थी। देखिए, पंडित गौरी दत्त शुक्ल इनका पूरा नाम था। इन्होंने मेरठ के अंदर, ठीक है, मेरठ में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। नागरी लिपि परिषद में उनके सम्मान में गौरी दत्त नागरी सेवा सम्मान की शुरुआत की गई थी, और दत्त जी नागरी लिपि के प्रचारक रहे थे। उनके उल्लेखनीय कार्य हैं वो 1892 ईस्वी में देवनागरी प्रचारक नामक पत्र में संपादन, और गौरी दत्त की चर्चित उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी एक सामाजिक उपन्यास है। आगे देखते हैं। और ये उपन्यास था वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण था, और सरकार के द्वारा भी इसको प्रोत्साहन दिया गया। संयुक्त प्रांत के जो अंग्रेज जन थे वो शिक्षा निदेशक, एक उनका नाम था NKM की आज्ञा से, ठीक है, N केमसन, ये याद रखेंगे आप, N केमसन की आज्ञा से इसका प्रकाशन हुआ। ये इम्पोर्टेंट बिंदु है कि किसकी आज्ञा से, M केमसन की आज्ञा से इसका प्रकाशन हुआ, और सरकार ने इसकी 200 प्रतियां यानी 200 कॉपियां खरीद ली थी, और 100 रुपये इसको पुरस्कार के रूप में भी दिया गया था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी के प्रथम उपन्यास को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु, जो कि हमारा अगला उपन्यास है इसी सीरीज में, उसको जो 1882 ईस्वी में लिखा गया, उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। और वहीं विजय शंकर मल्ल और ने श्रद्धा राम फिल्लोरी के भाग्यवती इस उपन्यास जो 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ इसको माना, और गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त के देवरानी जेठानी जो 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ इसको हिंदी का पहला उपन्यास माना है, हिंदी का प्रथम उपन्यास। अब जो हमारा ये उपन्यास है देवरानी जेठानी को, इसको पहला मानने वाले कौन है, गोपाल राय। और विजय शंकर मल्ल ने किसको माना है, श्रद्धा राम फिल्लोरी के भाग्यवती उपन्यास को। इनके जो उपन्यास की प्रकाशन वर्ष हैं इनको भी आप याद रखेंगे। इसलिए यहाँ पर 3 मत प्रस्तुत हो गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु जो लाला श्रीनिवास दास का था 1882 ईस्वी में, और विजय शंकर मल्ल ने श्रद्धाराम फिल्लोरी के भाग्यवती जो 1877 ईस्वी में, और गोपाल राय ने गौरी दत्त के देवरानी जेठानी जो 1870 ईस्वी में, यानी कि 1870, 77 और 82, 1870, 77 और 82 ये 3 उपन्यास हैं। 70 में है हमारा देवरानी जेठानी, और 77 में है भाग्यवती, और 82 में है परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु को मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और जो श्रद्धा राम फिल्लोरी है का भाग्यवती है इसको मानने वाले हैं विजय शंकर मल्ल, ठीक है। और गौरी दत्त के देवरानी जेठानी जो 1870 का था इसको मानने वाले हैं गोपाल राय। अब देवरानी जेठानी के जो उपन्यास के पात्र हैं इनको भी और उनके बारे में भी जान लें थोड़ा सा, उन पात्रों के बारे में। सबसे पहले हैं सर्वसुख बनिया। सर्वसुख हैं वो इस जो उपन्यास हैं इसके नायक हैं, ये याद रखेंगे। मेरठ के रहने वाले अग्रवाल बनिया थे और किसी मंडी में आढ़त की दुकान थे, और उपन्यास है इसका मुख्य पात्र यही है। पार्वती सर्वसुख की बड़ी बेटी है
जिसकी शादी दिल्ली में हुई है। सुखदेई सर्वसुख की छोटी बेटी है। दौलत राम इनका बड़ा बेटा है। छोटे लाल इनका छोटा बेटा है। ज्ञानू है वो बड़ी बहू है, अर्थात जेठानी है, जो दौलत राम की पत्नी है। ठीक है, यानी इनकी पत्नी है ज्ञानो देवी। यह लालची स्वभाव की है, जिसके कारण अपने पति दौलत राम और सास को छोटी बहू के खिलाफ भड़का कर घर का बंटवारा करवाना चाहते हैं। यानी उनके स्वभाव के बारे में भी थोड़ा थोड़ा दिया गया है, जिससे आपको जब उपन्यास की है उसकी पूरी कथा वस्तु समझ में आ जाएगी। ठीक है, छोटी बहू है, उसका नाम आनंदी है, जो कि देवरानी है। ठीक है, छोटे लाल की पत्नी है, वो उसकी तरह यानी जेठानी की तरह लालची नहीं है। कन्हैया दौलत राम का पुत्र है। देखिए, अब दौलत राम के 2 बच्चे हैं, एक कन्हैया और नन्हे हैं वो छोटे लाल का बेटा है। कन्हैया है यह दौलत राम का बेटा है और इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है मूलिया। क्या नाम है? मूलिया। और कहीं कहीं पर इसका नाम सिबिया भी मिलता है, इसलिए दोनों नामों को याद रखेंगे, सिबिया। ठीक है, आगे देखते हैं। नन्हे यानी उनका जो छोटा बेटा है, छोटे लाल का छोटा बेटा है नन्हे, और बड़ा बेटा मोहन है वो उसका बेटा है। शिवदयाल है वो सुखदेई का बेटा है। ये देखिए, सुखदेई कौन है? सुखदेई है इनकी बेटी, जो छोटी बेटी है। ठीक है, उसका बेटा है। और वंशीधर कबाड़ी, इनके यहाँ सुखदेई का विवाह हुआ है। ठीक है, यानी ये वंशीधर कबाड़ी का पोता हो गया। ठीक है, और अगर सर्वसुख का पूछें तो ये उसका नाती हो गया। ठीक है, आगे जाएंगे तो ज्ञानचंद सुखदेई का भांजा है। ठीक है, ज्ञानचंद है सुखदेई का भांजा है। और डूंगर ज्ञानो का पिता है। ज्ञानो यानी बड़ी बहू है, उसका पिता है, वो एक गरीब बनिया है। तहसीलदार आनंदी का पिता है, यानी छोटी बहू का पिता है। राम प्रसाद आनंदी का बड़ा भाई है और गंगा राम है वो आनंदी का छोटा भाई है। और भगवान देई आनंदी की छोटी बहन है। यानी ये सारे एक ही परिवार के हैं। 2 भाई और 2 बहनें हैं। आनंदी और उनके पिता हैं तहसीलदार हैं। और दिल्ला पांडे ये एक पुरोहित हैं। ठीक है, ये भी एक अन्य पात्र है। मिसरानी दिल्ला पांडे की पत्नी है, यानी ये पति पत्नी है दोनों। और मुंशी टिकट नारायण एक शहरी अमीर हैं। हर सहाय काबली ये भी एक शहरी अमीर हैं, यानी 2 लोग हैं, ये एक शहरी अमीर के रूप में दिए गए हैं। अन्य पात्र हैं वो लाल दीन दयाल किरपी, यानी किरपी बाल विधवा है। और झल्ला मल लाला बुलाकी दास मदरसे में नौकर है। ये अन्य पात्र हैं। अभी इस उपन्यास का कुछ सारांश भी देख लेते हैं। अग्रवाल बनिया परिवार का प्रस्तुतिकरण यहाँ पर किया गया है, जिसका नाम है सर्वसुखलाल। ठीक है, बनिया है, परिवार का मुखिया है। इसका मेरठ में सुखी और संपन्न समृद्ध परिवार है। 2 बेटे हैं। ठीक है, बड़ा बेटा दौलत राम है, छोटा बेटा छोटे लाल है। और माता पिता की मृत्यु हैजे की वजह से हो गई थी, यानी इनके माता पिता की मृत्यु सर्वसुख के। और इनका पालन पोषण है वो उनके चाचा ने किया था। सर्वसुख पहले गलियों में घूम घूम कर फेरी लगाते थे। देखिए, ये जो बनिया था ना, ये पहले इसकी स्थिति ऐसी थी, बाद में इनकी परचून की दुकान थी। ये याद रखेंगे, क्योंकि यही परचून की दुकान है, ये इनके बड़े बेटे को दौलत राम को बंटवारे के समय मिलती है। ठीक है, सर्वसुख की 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम पार्वती था, जिसकी शादी दिल्ली में की गई थी। छोटी बेटी का नाम सुखदेई था। और बड़े बेटे दौलत राम की पत्नी ज्ञानो थी। यहाँ ज्ञानी लिखा हुआ है, जो कि ज्ञानो नाम है इसका। ठीक है, जो स्वार्थी और लालची थी। मोहल्ले में देवरानी और सास की आलोचना करती रहती थी, क्योंकि जो अनपढ़ होंगे तो वो ऐसे ही काम करेंगे। ठीक है, परंतु
जो छोटी आनंदी थी देवरानी, वो संस्कारी और पढ़ी लिखी समझदार थी। चिट्ठी लिखने और पढ़ने का कार्य भी कर लेती थी। बाल विवाह के प्रचलन होने के बावजूद छोटेलाल और उनकी पत्नी आनंदी है अपने पुत्रों का बाल विवाह नहीं करवाया। ठीक है, यानी ये दोनों पढ़े लिखे थे, इसलिए इन्होंने बाल विवाह अपने बच्चों का नहीं करवाया। उपन्यास परिवार में समस्या प्रदर्शित की गई है। परिवार की जो समस्या है वो दिखाई गई है इस उपन्यास में। दौलत राम को एक बेटी और एक बेटा है, यानी इनका जो बड़ा बेटा था उनको एक बेटी है और एक बेटा है, और छोटे लाल के 2 बेटे हैं, नन्हे और मोहन। और इनके जो बेटा बेटी हैं उनका नाम है मूलिया, इनकी बेटी का नाम है, और कन्हैया इनके बेटे का नाम है। छोटे लाल के दोनों बच्चों के नाम दिए हुए हैं। दौलत राम की पत्नी अत्यंत ही जुझारू लालची प्रवृत्ति की थी, यानी बड़ी जो जेठानी थी वह अपनी देवरानी सास के प्रति ईर्ष्या भाव रखती थी। ठीक है, परिवार की समस्या दिखाई गई है। सर्व सुख का परिवार है वो विखंडन हो जाता है। दौलत राम अपनी बहू को लेकर अलग हो जाता है, यानी बड़ा बेटा है वो अलग हो जाता है। ठीक है, उपन्यास के अंत में स्वार्थ की स्थिति को दर्शाया गया है। संपत्ति का बंटवारा दिखाया गया है। दौलत राम के हिस्से में दुकान आती है और छोटे लाल के हिस्से में हवेली आती है, लेकिन संतुष्टि न होने के कारण हवेली का आधा हिस्सा दौलत राम भी ले जाता है। हवेली से जाते समय जो बड़ी बहू थी वो हवेली की 2 खिड़कियाँ और दरवाजे चौखट भी अपने साथ ले जाती है। ये आप याद रखेंगे, कई बार पूछ ली जाती हैं। ठीक है, अब इस उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जिनसे आपके प्रश्न अवश्य ही बनेंगे। पंडित गौरीदत्त शर्मा ने उपन्यास की भूमिका में एक कविता लिखी है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें की जो भूमिका है इसमें एक कविता लिखी गई है। दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल मुझसे जो इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में ले भी वही। दया से, कृपा से, क्षमा से, रीति से, छिपावे बुरों को भले प्रीति से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक और कथन है, इसको देखते हैं कि सुखदेही की जो माँ थी, यानी कि सर्वसुख जो बनिया है उसकी जो पत्नी थी, वो क्या कहते हैं कि तुम दौलत राम की सगाई रख लो। आई हुई लक्ष्मी को घर से नहीं फेंकना, नहीं फेरना चाहिए, यानी फेरना का मतलब वापस नहीं करना चाहिए। और रुपया पैसा हाथ का मैल है। ये पंक्ति आपसे पूछी जा सकती है और पूछ लेंगे कि ये किसकी पंक्ति है। ठीक है, आगे यानी ये इनकी भाषा में बोलते हैं, यानी जो लड़का और लड़की है उनका भाग्य होता है। आगे देखते हैं। ज्ञानो यानी बड़ी बहू है, उसका एक कथन है, बहन जिस पे जैसी आती होगी वैसी करेगी, और यह मेरी देवरानी बड़ी खोट और चुप चोटी है। मेरा देवर 70 चीज़ें लावे है, दोनों खसम जो रुखावे हैं, किसी को भी एक चीज़ नहीं दिखाती हैं। ठीक है, और छोटी बहू की जो पंक्ति है वो कहती है कि तुम्हारा कैसा स्वभाव है बाहर की, यानी अपनी जेठानी को कहती है ये छोटी बहू आनंदी कि तुम्हारा कैसा स्वभाव है, बाहर की लुगाइयों के सामने बोली ठोली की बात मत कहा करो, इससे घर की बदनामी होती है। ठीक है, और सास का कथन है कि सास ने कहा कि मैं क्या कहूँ, हमारी वह कहावत है कि अपना मरण जगत की हंसी, यानी अपना मरण होगा और जगत यानी दुनिया हंसेगी हम पर। ये कथन है, ये सास का है, ये छोटा सा कथन है, इसको आप याद रखेंगे। सर्वसुख का कथन देखिए कि बिरादरी के लोग हंसेंगे, ठट्ठे मारेंगे, फैलाने को घर की लुगाइयों में लड़ाई थी, लेकिन बड़े बेटे के जुदा कर दिया। देखो यह कैसी बहू आई है और हमारी बात का बट्टा लग जाएगा और घर 13 कर दिया जाएगा। यानी एक ये मुहावरा दिया गया है कि घर 3-13 कर देना का, यानी बंटवारा कर देना। ठीक है, यानी बिखर जाना। और एक पुरोहित का कथन भी है, ये देखिए, यह लड़का बहुत बुद्धिमान है, भाग्य वाला होगा, क्योंकि इसके चीते दांत हैं, चौड़ा माथा है और हंसमुख है। यानी पुरोहित ने ये बात है ये छोटे लाल के लड़के के बारे में कही थी। ज्ञानों का कथन देखिए, यानी जो बड़ी बहू थी उसका कथन देखिए, भगवान उत्ते वैरी यहाँ की चैन नहीं देते, यानी कि भगवान इतने बैरी हैं कि मुझे कहीं भी चैन नहीं देते, क्योंकि लालच के कारण उसको कहीं भी चैन नहीं पड़ता है। उसका नाम है ज्ञानो, जो
दौलत राम की पत्नी है, यानी घर की बड़ी बहू है। आगे देखते हैं, लाला सर्वसुख लाल जी हैं, उनका कथन देखिए कि मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारे, और मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। बनिया हाट हवेली गिरवी रख के दुकान के 1000-2000 रुपये जो बड़ी कठिनाई से पैदा किए थे वो विवाह में लगाकर बिगाड़ते, यानी ये विवाह में ज़्यादा खर्चे के खिलाफ है। ठीक है। छोटे लाल का कथन देखिए, लाला जी अब तुम बैठ के भगवान जी का भजन करो और इस जगत की मोह माया को छोड़ दो, यानी ये अपने पिताजी से कह रहे हैं छोटे लाल। लाला सर्वसुख कहते हैं कि हमारी वह कहावत है, दांत घिसे खुर घिसे पीठ बोझ ना ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांधे भूस दे। ठीक है, ये अपने बारे में ही कह रहे हैं। और कुछ कथन और हैं जो लाला सर्वसुख के हैं। जब कोई बेयर बारी बाहर की आती है तो न बैठे की पीढ़ी देती है और न कुछ पूछती, यानी अपनी छोटी की बहू के बारे में कह रहे हैं कि जो कुछ कहती है वो बोलती है जैसे कोई लड़े है। सास से तो रात दिन खटपट रखे हैं, और जब कोई देवरानी को उसके सामने सराहती है तो कहती है कि वह अमीर की बेटी है, मैं तो गरीब बनिए की बेटी हूँ। यानी ये कथन है ना, ये कथन है, ये कुछ ज्ञानों के बारे में है। और वो जवाब देते हुए कहती है कि छोटी बहू आनंदी है, वो तो अमीर घर की बेटी है और मैं तो गरीब बनिए की बेटी हूँ। मुँह से कुछ नहीं कहती, देवरानी से मुँह फूकी जाती है, यानी मुँह फुला के रहती है, उससे बात भी नहीं करती है। जब छोटी ननद से भी जलती है, क्योंकि छोटी ननद थी वो भी पढ़ी लिखी थी, है ना, तो वो अपनी जो छोटी भाभी है उसके साथ अच्छा तालमेल था, और ज्ञानो थी वो अनपढ़ थी, तो इस कारण वो अपनी छोटी ननद से भी जलने लगती है। बड़ी ननद पार्वती से बड़ा प्यार करती है, क्योंकि बड़ी जो ननद थी वो भी अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, और ये बड़ी बहू थी वो ज्ञानो, वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उन दोनों का प्यार है। और छोटी बहू और छोटी बेटी थी सुखदेई, वो दोनों पढ़ी लिखी थी। विवाह में बुलाने पर आती है, यानी बड़ी बेटी को विवाह में बुलाते हैं। प्यार होने के कारण वह लगाव बुझावा भी थी। क्यों लगाव बुझावा का अर्थ होता है कि जो एक दूसरे में लड़ाई करवा देते हैं। ठीक है, उधर उसी इसकी इधर उसकी इधर, इस टाइप के लोग होते हैं वो लोग। ठीक है, जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो बड़ा दुख होता है, और जो दूध पीता है तो डाल देता है, दस्त आता है, शरीर दुर्बल हो जाता है, बच्चा रोता है और दूध नहीं पीता है। ये हालत है नन्हे की हुई। नन्हा यानी कि जो छोटी लाल का बेटा था, उसकी स्थिति के बारे में बताया गया है। देखिए दोस्तों, हम इसको इतनी जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें ये जो बातें हैं वो जल्दी एक कहानी के रूप में होती हैं, इसलिए हमें जल्दी याद हो जाती हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है कि शाम के टाइम यानी सायकाल को जब थका हारा घर आता है तो नून तेल का चिकना ले बैठती है, यानी बड़ी बहू थी ज्ञानो, तो वो ऐसे ही रोती झिझकती लड़ती भिड़ती, रोटी न करके खाती, है ना। फलाने की बहू को देख लो, गहने से लदी हुई है, उसका मालिक नित नई चीज़ लाता है, मेरे तो तेरे घर में आके भाग फूट गई। यह कहता है आरी भगवान, यानी जाने भगवान रोटियों को क्या गुजारे, तुम गहने पाने को सूझ रही हो। यानी दौलत राम है ना, वो अपनी पत्नी से कह रहा है, क्योंकि जब वो शाम को घर आता है तो वो गहनों की बात लेकर बैठ जाती है कि फलाने की बहू की तो इतने गहने हैं, मुझे तो इस घर में आने के बाद कुछ नहीं मिला, यानी उसको शांति नहीं है कहीं भी। अब इस पूरे उपन्यास का अगर हम सार रूप में कहें तो इसके कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि उपन्यास में सामाजिक और पारिवारिक स्थिति का भली भांति चित्रण किया गया है। पारिवारिक विघटन यानी बंटवारा कह लीजिए, घर का बंटवारा, और विघटन यानी टूटना होता है। ठीक है, स्त्री शिक्षा का चित्रण किया गया है, स्त्रियों की आभूषण प्रियता का वर्णन किया गया है, बाल एवं अनमेल विवाह का चित्रण भी यहाँ पर किया गया है। ठीक है, और विधवाओं की दशा का चित्रण भी किया गया है। तो ये जितने भी जो विषय है ना, इनको आप याद रखेंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन देकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ये जो विषय है ये कौन से उपन्यास का है। तो इसमें आभूषण प्रियता को भी याद रखेंगे, स्त्री शिक्षा को याद रखेंगे, परिवार के विघटन और बंटवारा का तो आपको याद रह जाएगा, विधवाओं की स्थिति का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये कहाँ की मिलता है, एक कृपी नाम का एक पात्र भी आता है इसमें,
जो छोटे लाल की बहू है ना आनंदी, उसके मामा की लड़की है वो कृपी, नाम याद रखेंगे, यहाँ दिया हुआ नहीं है। कृपी है, वो एक बाल विधवा थी, यानी उसी के कारण बाल विधवाओं की जो दशा थी उसका चित्रण भी यहाँ पर किया गया है। विवाह का समर्थन एक दबी जबान में से भी करता है। विवाह की फिजूल खर्ची का भी यहाँ पर चित्रण किया गया है। और वृद्ध समस्या और बहुओं की समस्या का भी यहाँ पर वर्णन मिलता है। ठीक है, अब इस उपन्यास में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनको भी देख लेते हैं। गोपाल राय ने इसको हिंदी उपन्यास का इतिहास में लिखा है कि देवरानी जेठानी की रचना है वो उपन्यास के रूप में नहीं बल्कि बालिकाओं के, ये पंक्ति भी पूछ ली जाएगी कि बालिकाओं के लिए उपयोगी पाठ्य वस्तु के रूप में हुई है। ये बात किसने कही है? देवरानी जेठानी की कहानी इस उपन्यास के बारे में कही गई है। किसने कही है? गोपाल राय ने कही है। और हिंदी उपन्यास का इतिहास, ये इनकी पुस्तक है, इसमें इन्होंने कहा है। उनके अनुसार उपन्यास का मकसद स्त्री शिक्षा का विकास करना है, आदर्श स्त्री चरित्र का प्रस्तुत करना है। परंपरा में वामा शिक्षा 1872 और भाग्यवती 1877 पुस्तकें भी लिखी गई थी। ठीक है, यानी कि ये दो और पुस्तकें के नाम दिए गए हैं, ये भी इसी विषय को लेकर लिखी गई हैं, यानी स्त्री शिक्षा के बारे में लिखी गई हैं। स्त्री उद्धार भारतीय नवजागरण का प्रमुख मुद्दा रहा है और स्वाभाविक अभिव्यक्ति ही कथा वस्तु का पुस्तकों में की गई है। परंतु यहाँ केवल स्त्री शिक्षा की कहानी भर नहीं है, केवल स्त्री शिक्षा के ऊपर नहीं है। मध्यवर्गीय जो बनिया समाज है उसका यथार्थपूर्ण चित्रण किया गया है। बाल विवाह, विधवा विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों के आभूषण, ये हम चर्चा कर चुके हैं। और परिवारों में अलग्योजा की समस्या, अलग्योजा का अर्थ होता है कि अलगाव की समस्या, यानी बंटवारे की समस्या का वृद्धों और बहुओं के द्वारा रखा जाना इत्यादि है। नारी शिक्षा की समस्या, सारा अंकन इस उपन्यास में किया गया है। इस उपन्यास में जो पात्र स्थान पर आए हैं वो वास्तविक व्यक्ति हैं। कैसे व्यक्ति हैं? वो वास्तविक हैं और भौगोलिक स्थिति है उनकी वास्तविक, यानी उस स्थान पर वो लोग रहते हैं और वे वास्तविक जो पात्र हैं इस उपन्यास में लिए गए हैं। और इस उपन्यास में सबसे बड़ी विशेषता है कि पहली बार परंपरा से हटकर क्या किया गया है? कथा कहने का प्रयास किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें किसी राजा, सेठ, सामंत आदि का न कहकर एक साधारण मध्यवर्गीय वैश्य परिवार, वो जो सर्वसुख का परिवार था, बनिया परिवार, वो एक कैसा था? वैश्य परिवार। यानी कि इसमें उस लीक से हटकर राजा, सेठ, सामंत इनकी कथा न कहकर, ठीक है, एक वैश्य मध्यवर्गीय परिवार की, यानी सुखदेही और ज्ञानों की कहानी कही गई है। गोपाल राय के अनुसार देवरानी जेठानी की कहानी है। रचना के पीछे नव जागरण की प्रेरणा, देशोन्नति का भाव और किसी वजह से समाज में फैली हुई अनेक कुरीतियों के प्रति लोगों की सोच में बदलाव के कारण इस उपन्यास की रचना की गई है, जिसका चित्रण इस उपन्यास में भी किया गया है। बाल विवाह, विधवा विवाह, देखिए कि ये बार बार आपके सामने ये विषय हैं, ये आ रहे हैं, इनको याद रखेंगे। और शिक्षा और कुरीतियों को लेकर थोड़ा बहुत बदलाव हो रहा है, जिसका अंकन देवरानी जेठानी की कहानी इस उपन्यास में किया गया है। स्त्री के बेहतर रूप की जो कल्पना इस समय देखते हुए वो प्रगति की कल्पना थी। और क्या कहा गया है कि इसमें स्त्रियों में व्याप्त जो अशिक्षा थी, अंधविश्वास, कलह, अज्ञान का विश्वसनीय अंकन किया गया है। इसका चरित्र वास्तविक और विश्वसनीय इसलिए है क्योंकि भारतीय स्त्रियों की झलक इसमें दिखती है। इस उपन्यास में चरित्र चित्रण बिंब के रूप में न होकर वर्णन के रूप में है, ये याद रखेंगे। देखिए, बिंब के रूप में न होकर वर्णन के रूप में है। कहना न होगा कि उपन्यास का केंद्र स्त्री और सामाजिक पारिवारिक स्थिति है, वो इस उपन्यास का केंद्र रहा है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा इसका भाषा शिल्प है, इसको बारे में भी जान लेते हैं। इसकी जो भाषा है, इस उपन्यास की भाषा है वो जन भाषा, और शैली कैसी है? किस्सा गोई शैली में ये लिखा गया उपन्यास है, ये याद रखेंगे। ठीक है, लोक उक्तियों और इनका प्रयोग किया गया है। सहज जुड़ाव, किस्सा गोई, अनूठा संस्करण, लोक संस्कार, अर्थ गंभीरता इत्यादि का वर्णन यहाँ पर
टकाटक रंग और मुहावरेदारी, लोकोक्तियों का जुड़ाव इत्यादि ये सब ठीक है। और जब सायंकाल को सारे दिन हरा थाका आता है तो नून तेल छींकना ले बैठती है। कहीं कहती है कि गहना बना दो, कहीं कहती है लड़ती भिड़ती रहती है, रोटी न करके देती है। कहती है फलाने की बहू ने गहने से लदी हुई उसका मालिक नित नई चीज़ें लावे है और आकर तो मेरे भाग्य ही फूट गए हैं। यानी कि इसमें जो मुहावरेदार, ठीक है, मुहावरेदानी और लोकोक्तियों के जुड़ाव से विशिष्ट भाषा का प्रयोग इसमें उपन्यास में किया गया है। इस प्रकार इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि उपन्यास अपनी जनभाषा और पारिवारिक स्थिति के कारण यथार्थ चित्रण इसमें किया गया है। अब इसके कुछ प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं कि देवरानी जेठानी कहानी के लेखक कौन हैं। तो ये तो हमने कई बार पढ़ लिया है। देवरानी जेठानी कहानी के लेखक हैं पंडित गौरीदत्त। देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? 1870 में प्रकाशित हुआ। और हिंदी का पहला उपन्यास इसको किसने माना है? गोपाल राय और पुष्पपाल सिंह ने गौरीदत्त की रचना देवरानी जेठानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना। देखिए, गोपाल राय तो हमने 2-3 बार पढ़ लिया है, लेकिन पुष्पलाल सिंह को भी आप याद रख लेंगे। यानी इन दोनों ने देवरानी जेठानी की कहानी है जो गौरीदत्त की, इस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। आगे देखते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का पात्र नहीं है। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बनेंगे। देखिए, लाला सर्वसुख पात्र है, छोटे लाल है, ज्ञानो है, गंगा देई, बल्कि यहाँ देखिए गंगा देई है, ये इसका पात्र नहीं है। गंगा देई के स्थान पर इसका जो पात्र है उसका नाम है सुख देई। ठीक है, तो चलिए आज का एक और अंतिम प्रश्न, यानी आपको इन 4-5 प्रश्नों के माध्यम से ये बताया गया है कि किस प्रकार से कोई पंक्ति आपसे पूछ सकते हैं, उस रचना का काल पूछ सकते हैं, उस रचना के रचनाकार पूछ सकते हैं, या उस रचना में कौन सा पात्र है वो उस रचना का नहीं है। ठीक है, और ये एक और अंतिम प्रश्न देख लीजिए। दांत घिसे और खुर घिसे, ये पंक्ति किसकी है? पीठ बोझ ना ले ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे। यानी ये किस पात्र ने कही हैं ये पंक्तियाँ? तो आपको पता ही है ये किसने कही है? सर्वसुख ने कही है। ठीक है, तो ठीक है, ये आज हमारा पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। इसके मुख्य तथ्य, इसकी समीक्षा, इसके पात्र, इसका रचना काल और इसके रचनाकार और कुछ प्रश्नोत्तर की सीरीज हमने आज कंप्लीट कर ली है। तो चलिए ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला जो हमारा उपन्यास होगा वो होगा परीक्षा गुरु। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।